नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। कांकेर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का शव पुलिस मुख्यालय कांकेर पहुंचा। कोयली बेड़ा के दक्षिणी इलाके के भोमरा हुतराई के जंगल में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें नक्सलियों के सामान सहित भारी संख्या में हथियार बरामद हुए। कांकेर पुलिस मारे गए नक्सलियों के शिनाख्ती में जुटी है। नक्सलियों के साथ डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई थी। कांकेर के कोयलीबेड़ा इलाके में हुए मुठभेड़ के बाद जवानों ने 3 नक्सलियों के शव को बरामद किया है। मौके से बड़ी संख्या में नक्सली सामग्री जब्त हुई है। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में कुछ और नक्सली घायल हुए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांकेर पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है। कांकेर पुलिस ने आज तड़के सुबह 3 माओवादियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि लगभग दर्जनों वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले कांकेर पुलिस काफी मुस्तैद है। हमारे साथ बात करने के लिए पुलिस अधीक्षक कल्याण सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज जिस तरह से मुठभेड़ हुई, क्या सूचना थी? क्योंकि भीषण मुठभेड़ ये बताई जा रही है। ये माड़ इलाका में कंपनी नंबर 5 जो राजू सलाम नाम के नक्सली है, उनके नेतृत्व में कई नक्सली शामिल है, वहां पर उपस्थित है। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई और इसी लक्ष्य से ऑपरेशन प्लान किया गया है। और यहाँ का जो बीएसएफ और एसएसबी की बटालियन की सहयोग से और डीआरजी की जवानों ने एक ऑपरेशन निकाली और आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास फायरिंग हुई है। लगभग 1 घंटा तक ये फायरिंग चली और कई 50-60 की नक्सली की उपस्थिति की लग रहा था और इसमें 3 नक्सली मारे गए हैं और कुछ 3 भरमार भी रिकवर हुआ है और कुछ सामान भी इसमें जब्त हुई है। सर, ये कहा जाता है कि ये जो भीषण इलाका है, खासतौर पे अभी का जो समय रहता है वो पीक टाइम रहता है नक्सलियों के लिए, लेकिन इतनी बड़ी मौजूदगी की सूचना कैसे आखिर मिली? क्योंकि जवान जो है, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो जंगली इलाकों की काफी छानबीन है। अभी आसूचना जो है काफी मात्रा में काफी प्राप्त हो रही है, क्योंकि कई गांव वाले हैं जो आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित है और विकास कार्यों से प्रभावित है और ये सब छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, टेक्निकल इंटेलिजेंस है, काफी इम्प्रूव हुआ है, इसलिए ये सफलता प्राप्त हुआ है। सर, ये जो नक्सली मारे गए हैं, उनकी क्या शिनाख्त अभी तक हो पाई है कुछ? अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो पुराने जो आत्मसमर्पित काडर है, उनका कहना है ये कोयली बेड़ा क्षेत्र के ही है और बहुत जल्दी इसमें शिनाख्त की जाएगी। आगे लोकसभा चुनाव से किस तरह की तैयारियां होंगी? क्योंकि नक्सली घटनाएं हमें अमूमन देखा जाता है कि चुनाव के समय नक्सली काफी एक्टिव हो जाते हैं। चुनाव की दृष्टि से भी और नक्सल अभियान की दृष्टि से भी काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे और ये अभियान जो है जारी रहेगा और चुनाव जो है शांतिपूर्वक और बिना इंसिडेंट के संपन्न किया जाएगा। ये थे हमारे साथ पुलिस अधीक्षक साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस तरह से जो गतिविधियां चल रही हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए कांकेर पुलिस हमेशा सतर्क रहेगी। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। इधर उज्जैन में अवैध निर्माण पर निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में निगम की टीम ने महाकाल मंदिर के पास एक होटल पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। इस होटल के ऊपर की 2 मंजिल अवैध रूप से निर्मित की गई थी, जहां परमिशन 1 मंजिल की थी, लेकिन 2 मंजिलें बना ली गई थी। अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कराया गया था। अवैध निर्माण को लेकर निगम ने पहले नोटिस दिया और उसके बाद बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। कार्रवाई के लिए निगम का अमला और पुलिस की टीम फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। चौथे माले पर 2 कमरे और इसका फसाद अवैध रूप से निर्माण पाया गया है, उस पर कार्रवाई करते हुए आज नगर निगम की टीम के द्वारा अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। अभी नगर निगम जल्दी जांच करवा के जा रही है और जो भी अवैध निर्माण पाया जाएगा और जिसके संबंध में शासन को रिपोर्ट की जाएगी, उन सारे भवनों पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। उनका D+2 नक्शा पास और D+3 बना हुई थी, जिनका अवैध निर्माण है, जो नगर निगम द्वारा उनको नोटिस भी जारी किए गए थे कि आप अपना स्वयं द्वारा हटा ले, अन्यथा नगर निगम द्वारा उसको हटाया जाएगा। क्योंकि इन्होंने नहीं हटाया, इसलिए नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है हटाए जाने की। इस समय हम आकार रोड के बेगम पार्क क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहां पर होटल हाईलाइट को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये जो होटल है, इसके G+2 का नक्शा है, तो इसको G+3 और उसके ऊपर एक माला बना रखा है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने कुछ समय पहले यहाँ पर नोटिस दिया था, जिसके बाद में कार्रवाई नहीं करने पर नगर निगम ने आज तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करी है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई कार्रवाई अब तक चल रही है। 2 बजे
बजे तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसमें ये यहाँ की 2 मंजिलें तोड़ी जा रही है, चूंकि यहाँ पे जेसीबी से तोड़ना संभव नहीं है, इसलिए हाथ से तोड़ी जा रही है। खास बात यह है कि इसी बिल्डिंग से करीब 1 साल पहले एक लड़की की गिरने से मौत हुई थी, जिसके कारण ये होटल काफी विवादों में आई हुई थी और इसके बाद ये आज कार्रवाई की जा रही है। हालांकि यहाँ के लोगों को कहना है कि कई होटलें अवैध है, कई मकान अवैध है, उसके बाद भी इस पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि संदेह के घेरे में आता है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के मामले में तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठी 3 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराई गई महिलाओं के नाम अर्चना, मीणा और कमलाबाई। दरअसल हरदा के मुख्य बाजार चौक पर सर्व समाज और पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में प्रभावित 12 लोग 3 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मांग है कि टूटे मकान का बाजार मूल्य से मूल्यांकन कर मुआवजा दिया जाए और मृतक के परिजनों और घायलों को भी मुआवजा दिया जाए। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसको लेकर प्रदेश भर में शिक्षा विभाग अलर्ट पर है और तैयारियों में जुटा है। इसी सिलसिले में बलरामपुर जिले में पुख्ता सुरक्षा के साथ प्रश्न पेपर को थाने में रखवा दिया गया है। बता दें, इस बार जिले में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं कक्षा के 9014 छात्र तो 12वीं के 7463 छात्र परीक्षा देंगे। पूरे मंडल परीक्षा के जिले में व्यवस्थित संचालन के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के कुल मिलाकर के 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल के 9014 और हायर सेकेंडरी के 7463 परीक्षार्थी अपीयर हो रहे हैं। कुल मिलाकर के जिले में 16477 परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के लिए अधिकृत किया गया है। आज मंडल परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण जो है वो शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुजन से किया जा रहा है। बसों बलरामपुर से किया जा रहा है। बसों के रूट की व्यवस्था की गई है ताकि प्रश्न पत्रों को सुरक्षित वितरण केंद्र से थाने तक पहुंचाया जा सके, जहां पर प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा। राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन को आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी सिलसिले में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित देश भर में भव्य विनयाञ्जलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राष्ट्रीय संत और जैन मुनि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को देवलोक गमन के आज 1 सप्ताह हो गया है, जिसके लिए पूरे देश में जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे साथ जैन धर्म के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सर आज 1 सप्ताह हो गया आचार्य श्री के देवलोक गमन को, क्या कहेंगे इस पर, क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है? आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज हम सबके आराध्य थे और हम सब बचे थे। हालांकि उन्होंने अपना मोक्ष का रास्ता प्राप्त किया है, मृत्यु को महोत्सव के रूप में बनाया है, लेकिन हम सांसारिक जीव हैं, हम बहुत दुखी हैं। आचार्य भगवान हमारे बीच नहीं है और हम उनको याद करते हुए आज विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया है, जिसमें भोपाल में संपूर्ण जैन समाज, भोपाल की समस्त अहिंसक समाज आज मौजूद है और हम सब उनके विनयाञ्जलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। आप लोगों ने ये जो यात्रा निकाली है वो कहाँ से निकाली है? आज जहांगीराबाद जैन मंदिर से जवाहर चौक मंदिर के लिए समाज के युवा और गुरु भक्त लोगों ने यात्रा निकाली है, जो कि काफी संख्या में लोग साथ में आए हैं। वो सब आपके सामने देखिए आ रहे हैं। बिल्कुल, जैन धर्म के जो परम पूज्य आचार्य गुरुवर जो विद्यासागर जी महाराज हैं, उनको आज 1 सप्ताह हो गया है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में और हर शहर में विनयाञ्जलि का आयोजन किया जा रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जो समाधि हुई है उसका देश भर में 26 तारीख को विनयाञ्जलि प्रस्तुत है। हम पूरी भोपाल और भोपाल जिले की आसपास के समाज के साथ ये विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार से निवेदन भी करेंगे कि आचार्य श्री को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की जाए और उनकी जो मूकमाटी महाकाव्य है, जिस पर करीबन 55 PhD हो चुकी है, उसको विद्यापीठ पुरस्कार दिया जाए, हमारी ये भी मांग है। लेकिन इसके साथ साथ अहिंसक जैन समाज आचार्य श्री के जन्मदिन को एक यादगार बनाने के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रखेगी। सर, आज विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया जा रहा है आचार्य श्री के लिए। आचार्य श्री ने हबीबगंज का जैन मंदिर है जो उस पर एक
आचार्य भगवान को विनयाञ्जलि भावपूर्ण व्यक्त करता हूँ। और जीवन में ऐसा एहसास होता है कि सब कुछ लुट सा गया हो। आज अपने आप को अनाथ सा महसूस करता हूँ। एक पूरा जीवन समर्पण भाव में आचार्य भगवान के प्रति जो था, आज अपने आप को सच में पता नहीं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि आज हमारे बीच आचार्य भगवान नहीं है। आचार्य श्री की सीख न सिर्फ जैन धर्म के बल्कि पूरे धर्म के लोग लेते हैं। ऐसी कौन सी सीख है आप जो अपने जीवन में उतारेंगे? आचार्य शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का उद्देश्य सर्वव्यापी था। सभी समाज के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। मुख्य रूप से इंडिया को भारत का जो उद्देश्य दिया है वो आचार्य श्री की प्रेरणा से हुआ है। हथकरघा स्वदेशी अपनाओ और हिंदी भाषा के लिए उन्होंने जोड़ दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आचार्य श्री को भारत रत्न से नवाजा जाए, क्योंकि उन्होंने सर्वव्यापी देश विश्व के लिए जो है कल्याण का संदेश दिया है। बिल्कुल, पूरे विश्व के लिए विश्व के कल्याण के लिए आचार्य श्री ने तरह तरह के कार्य किए हैं। न सिर्फ जैन धर्म के बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को उतना ही श्रद्धा भाव से पूजते हैं। और आज राजधानी भोपाल में उनके विनयाञ्जलि का कार्यक्रम किया जा रहा है। कैमरा साथी अभिषेक के साथ आयुषी जैन, एनडीटीवी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। शिवपुरी जिले के बसौरा कला गांव में पुलिस ने युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में उसके भाई को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में एक 25 साल के युवक का शव नहर किनारे मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगलकर सामने रख दिया। उसने बताया कि मृतक आरोपी और उसके बीच समलैंगिक संबंध थे। मृतक लगातार आरोपी पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इसी से परेशान होकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। जो हमने आरोपी पकड़ा है मनीराम पाल, उसके द्वारा बताया कि उसके साथ ये आरोप जो मृतक है संतोष पाल, ये लगातार करीब 7-8 साल से शारीरिक रूप से उसको परेशान कर रहा था। तो उसको ये मानसिक रूप से परेशान होने से इसने बता रहा है वापी से कट्टा लाया 315 का, और जिस दिन घटना घटित हुई है उसी रात को इसको एक बार और उसने शारीरिक रूप से परेशान किया शारीरिक रूप से। फिर ये दोबारा जब फिर उसको पास पहुंचाया तब इसने उसको 315 गोली कट्टे से गोली मार के उसकी हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ पेंटर चित्रकार संघ ने छत्तीसगढ़ कला महोत्सव और चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया। ये प्रदर्शनी 2 दिनों तक चलेगी। विलुप्त हो रहे पेंटरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूरजपुर में पहली बार इसका आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के कलाकारों ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कलाकारों ने अपने हाथों से एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स बनाई। कलाकारों का हौसला अफजाई करने के लिए कला प्रेमी प्रदर्शनी में पहुंच रहे हैं, जिससे कलाकार भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही निर्णायक मंडल भी पेंटिंग्स पर नजरें बनाए हुए हैं। इंदौर जिले में वाइन शॉप में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां जिले के चंदन नगर थाना क्षेत्र में वाइन शॉप में दुकान मैनेजर और अन्य लोगों के साथ जमकर मारपीट हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ जिले में शराब पीकर वाहन चलाना युवक को महंगा पड़ गया। जिले में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस सख्ती से नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में जिले के हेमू कालानी चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे युवक पर मोटर अधिनियम अनुसार कार्रवाई की गई और 15,000 रुपये का चालान भी काटा गया। सिरपुर में माघ पूर्णिमा के मौके पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। पहली बार महोत्सव की शुरुआत गंगा आरती से की गई। साथ ही पहली बार पुण्य स्नान के लिए कुंड भी बनाया गया है। तीनों दिन ख्याति प्राप्त और स्थानीय कलाकारों की तरफ से रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी।
जी सर, आप बताएं कि इस बार का सिरपुर महोत्सव क्या खास है? इस बार के सिरपुर महोत्सव में पहली बार गंगा आरती का शुभारंभ होने जा रहा है और इसके साथ साथ इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हुए स्थानीय कलाकार और जो बाहर के ख्यातिलब्ध कलाकार हैं जिसमें बॉलीवुड के कलाकार आदि भी शामिल हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। ये कार्यक्रम में है और मेला स्थल को भी व्यवस्थित किया गया है। जो गंगा आरती नई जो पहल के रूप में प्रारंभ हुई है और उसके लिए कुंड का भी निर्माण किया गया है और आपने जैसे देखा होगा कि मेला स्थल का भी सौंदर्यीकरण अच्छे से हो गया है, लाइट की भी व्यवस्था परमानेंट हो गई है। ये सब कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे एक सोच और प्लानिंग के तहत इन सब सारी चीज़ों को कराया गया है। जो गंगा आरती की आप बात कर रहे हैं, इस बार जो शुरुआत होगी एक दिन के लिए कि तीनों दिन होगा? ये तीनों दिन होगा गंगा आरती और जैसे कि उम्मीद है कि 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल होंगे। अच्छा, इस बार जो कलाकारों की अगर बात करें, महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, किस स्तर के कलाकार का यहाँ इस बार कार्यक्रम होगा? देखिए, 2 सत्र में बांटा गया है। प्रथम सत्र में जो होगा उसमें जो स्थानीय कलाकार हैं उनको उनका मंचन होगा, उनके कार्यक्रम का तय किया गया है और उससे आपसे कार्यक्रम प्रारंभ भी हो चुका है। और द्वितीय सत्र में जो बॉलीवुड के जैसे कि अभिजीत सावंत जी हैं, गीता सार हैं, आरू साहू हैं और इस तरह से राज्य के भी जो बहुत ख्यातिलब्ध कलाकार हैं उन लोगों के ट्रुप का प्रस्तुतिकरण है। नल जल योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के जरिए पेयजल पहुंचाने का दावा तो किया जाता है, लेकिन आज भी मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी के बैगापारा के निवासी पेयजल की सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लोग पीने के पानी के लिए केवल प्राकृतिक स्रोत तुर्रा पर निर्भर हैं। यहां से पानी ले जाना आसान काम नहीं है। लोगों को 150 फीट गहरी खाई में उतरकर पानी भरना पड़ता है। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब बरसात या गर्मी का मौसम आता है, क्योंकि बारिश में पानी मटमैला तो वहीं गर्मी में पानी की धारा तुर्रा से कम आती है। ऐसे में पानी के लिए लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। लगभग 50 सालों से यहाँ के लोग खाई में बसे इस प्राकृतिक जल स्रोत पर ही निर्भर है। जहाँ पर न प्रशासन द्वारा आज तक इनके पेयजल को लेकर किसी प्रकार की यहाँ व्यवस्था नहीं की गई। आज भी ये बस्ती तुर्रा प्राकृतिक जल स्रोतों के पे आज भी डिपेंडेंट है और गर्मी और बरसात के दिनों में इनका हाल ऐसा रहता है कि इनको पीने के लिए पानी की मोहताज रहते हैं। प्रशासन से करीबन 10 वर्षों से लगातार इस चीज की मांग की जा रही है कि यहाँ पर पेयजल को लेकर, बिजली को लेकर इन चीजों को यहाँ पर सुदृढ़ किया जाए, पर इस चीज को प्रशासन अभी तक कोई पहल नहीं किया है। हम हमके पानी के बहुत समस्या, नहा धो के ना बहुत तकलीफ है। गेट में ना झूर में बहुत तकलीफ, ये तो घिटोल हो जाता है, पता नहीं भीड़ हो जाता है। कहा पानी पीना, हम पानी के बहाव के बहुत टाइम ना तकलीफ बहुत पाते। पानी की समस्या तो यहाँ बहुत है और इसी से ही हम लोग का पूरा फैमिली चल रहा है, परिवार चल रहा है किसी तरह से। लेकिन गर्मी का समय और समस्या हो जाता है पीने खाने का। पीने का पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? बस बैगा तुरा जो सामने में जो है अपना वहीं से लेके आता है और यहाँ से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर फासला करके ही आते हैं। पानी के लिए हम लोग का यही सिर्फ तुरा है और नहाने धोने का सुविधा कुछ रहता नहीं है। और पंचायत तरफ से एक तो बोर खुदाया गया, वो बोर में भी पानी नहीं निकल रहा है। नहीं, इधर कोई देखने में आते नहीं। पीने का पानी आप लोग कहाँ से ले जाते हैं? यहीं से, तुर्रा से। मंडला जिले के 10 किसानों ने पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने की कोशिश की है। यहां जिले के नैनपुर विकासखंड के तेंदुआ बहानी में आत्मा योजना के अंतर्गत किसानों ने 10 एकड़ की जमीन पर चिया सीड्स की फसल लगाकर नया प्रयोग किया है। आपको बता दें, चिया सीड के दाम बाजार में ज्यादा हैं, जिसके चलते इसमें मुनाफा भी ज्यादा होता है। किसान 1 एकड़ जमीन पर 5 से 6 क्विंटल चिया सीड का उत्पादन कर सकता है। हम ग्राम तेंदुआ बहानी तहसील नैनपुर जिला मंडला के हैं और पहले क्या है, अपन गेहूं धान की फसल लगाते थे। फिर ये आत्मा परियोजना से जाटव साहब ने बोले ये चिया की नाम की जो फसल है इसको लगाइए, कहने लगे इसके बेहतर मतलब अच्छे परिणाम है। तो पहली बार लगाए हैं, कम से कम लगभग 10 एकड़ में है। फसल तो अभी अच्छी समझ में आ रही है। अच्छा, अपनी फसल देख के दूसरे किसान प्रेरित हो रहे हैं कि हम भी आगे हम भी वो करेंगे करके। इस फसल के बारे में बताया था, इसकी वो हार्ट की दवा बनती है और मोटापे उसकी दवा बनती है करके
तो बहुत फायदे हैं और रेट भी अच्छे हैं, उत्पादन भी अच्छा आएगा। मतलब गेहूं से डबल फायदा है इसमें। एक हमारा भाई उसने लगाया है 8-10 एकड़ में, तो हम रोज देखते हैं आके फसल को। तो पहले हम लोग क्या गेहूं धान ये लगाते थे, जब ये फसल देखे हैं यानी कि फसल भी अच्छी, फायदे भी अच्छे हैं, डबल फायदे हैं इससे, यानी गेहूं से डबल हो जाएगी। तो आने वाले सीजन में हम लोग भी इसी की खेती करेंगे। ये फसल हमने जो है परियोजना वाले आए हुए थे, तो उन्होंने ये बताया भाई ये अच्छी फसल, इसकी अच्छी फसल होती है और कम लागत में इसमें जो है खेत में बोई जाती है। तो 10 एकड़ 1 एकड़ में बोने में इसमें करीब 8 से 10 हज़ार तक खर्चा होता है। और ये फसल जब पकती है, पकने के बाद में इसमें फ़ायदा बताया गया है कि 80 से 90 हज़ार रुपये कुछ फ़ायदा होता है। ये तो हमने ये फसल जो है पहली बार, चिया की फसल कहलाती है, इसको पहली बार हमने लगाया है। और अब ये पकने पे किनार पे है, ये फसल अभी फूल में है, अभी और पानी चाह रही है। अभी उसको जब पक जाएगी उसके बाद जब काटी जाएगी, काटने के बाद फिर जब उसको बेचेंगे उसके बाद में इसका फ़ायदा हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन ये फसल हमने यहाँ पर पहली ये बार लगाई है, करीब 10 एकड़ में लगाई गई है। और इसका फ़ायदा अगर हमें मालूम पड़ जाएगा तो आने वाले साल में हम सब मिलकर जो है 50 से 60 एकड़ ज़मीन पर इसको लगा सकते हैं। कृषि विभाग से आत्मा परियोजना से काम कर रहे हैं और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हर सीजन में किसान अपनी परंपरागत खेती से हट के कुछ नया करें जो प्रॉफिटेबल हो। तो ये जो इस बार पहली बार हमने इस फसल का यहाँ लगवाया किसानों से प्रदर्शन के रूप में, ये क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ 10 लोगों ने 1-1 एकड़ में चिया की खेती की है पहली बार। इस फसल का कमर्शियल यूज़ है, मेडिसिनल यूज़ भी है। आपको ये मालूम है कि इस फसल में ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके बीजों में पाया जाता है, जिससे ब्लॉकेज हटाने वाली जो दवाइयाँ हैं, कैप्सूल वगैरह वो बनते हैं। और इसकी टेक्नोलॉजी जर्मनी में और रशिया में है। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये सफलतापूर्वक वहाँ हो सके। इंडिया में सफलतापूर्वक खेती इसकी होती है और हम लोग करके दिखा भी रहे हैं। इसके एक्सपोर्ट होने के चांसेस अब बढ़ेंगे और स्वाभाविक है कि किसानों को लाभ अच्छा मिलेगा। इस साल यदि अच्छे अनुभव रहे, किसानों को रेट अच्छा मिला, तो अगले साल ये लगभग, अभी तो ज़िले में 60 एकड़ में इसकी खेती हो रही है, ये लगभग 600 एकड़ में होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।